की हत्या हुई है। ये आशंका नहीं है, ये 100% श्योरिटी है कि मेरी माँ की हत्या करी गई है। मेरे पास बहुत सारे सबूत है इस चीज़ के। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज, हमारे साथ आशीष और उनकी मिसिस मौजूद है। बड़ा ही गंभीर मामला, जिसको सुनकर एक बार में तो किसी को विश्वास नहीं हो सकेगा कि ऐसा भी हो सकता है। आशीष का आरोप है कि आशीष के ही रियल ब्रदर और इसके पिताजी ने मिलके जो है आशीष की, यानी कि इनकी माता जी की जो है जान ले ली, उनकी जो है हत्या कर दी। मामला क्या है पूरा का पूरा आशीष से जानेंगे। आशीष जी, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हो। इस तरीके से आपका कहना है कि आपके पिताजी ने और आपके भाई ने मिलके जो है आपकी माता की जो है जान ले ली। बड़ा ही गंभीर मुद्दा ये है। जो भी आप बताए सच, बिल्कुल जो है जो सच्चाई है वही बताए, क्योंकि ऐसी कोई भी बात ना बोले जिससे जो है आपको भी खामियाजा भुगतना पड़े। और क्योंकि परिवार का ही मैटर है कहीं ना कहीं, तो पूरी की पूरी क्या मामला था, किस वजह से आपकी लगातार कॉल आ रही थी? नमस्कार सर। 2 मई 2023 को मेरे पिता भीमसेन, मेरे भाई संदीप, मेरे भाई हितेश और संदीप की पत्नी ज्योति ने मिलकर मेरी माँ की हत्या कर दी। जिसके अंदर हितेश मास्टरमाइंड था। वो वहाँ रोहतक बैठा बैठा इनको गाइड कर रहा था कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। आप उस समय काम हो? मैं अपने घर पे मौजूद था। दोनों अलग अलग घरों में रह रहे हाँ, थे? हम दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। मैं लगभग 2012-13 के अंदर इनसे सेपरेट हुआ था। ये मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ में मेरे पिताजी मार पिटाई करते थे, गलत बोलते थे, परेशान करते थे। तो उस वजह से जो है मैंने इनसे 2 कदम दूर रहना उचित समझा और मैं अलग हो गया इनसे। और जो है मेरी माता उनके साथ में रहते थे। स्वाभाविक सी बात है, एक पत्नी अपने पति के साथ में रहती है, जिससे कि पर मेरे पिताजी ने कभी भी मेरी माता को वो दर्जा नहीं दिया था जो पत्नी का दर्जा एक पति उसको देता है। मार पिटाई करना, बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, ये उनके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। और इवन कि कई बार तो इस हद तक हो जाता था कि उसको ज़बरदस्ती घर से भी निकाल दिया जाए, भाग जाए यहाँ नशा वगैरह करते थे कुछ? से। बस उनको एक पैसे का गरूर और एक नशा था कि मैं ये हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है। और जो मेरी माता है, जो मेरी मदर थे, वो थोड़ा-सा उनसे गरीब परिवार से शुरू में बिलॉन्ग करते थे। आज परमात्मा की दया से उनके भाइयों के पास बहुत कुछ है और हम कहते हैं सबके पास होना चाहिए, परमात्मा सबको दे। तो उस करके कहीं न कहीं उनको ये लगता था कि मैं बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ और ये गरीब घर से है, तो उसको वो दबाते थे और प्रेशराइज़ करते थे, मार-पिटाई भी करते थे, बदतमीज़ी भी करते थे। इवन कि मेरे मामा और के साथ भी उनके इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहते थे, उनके साथ भी वो मिसबिहेव करना, उनको नीचा दिखाना उनके लिए रोज़मर्रा की बात थी। और उस चीज़ से उनको ये लगता था कि मेरे को बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। और मामा और भी परेशान थे उनसे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी बहन के साथ में कुछ हो, पर मजबूरी थी उनकी भी। हर आदमी अपनी गृहस्थी वाला हो चुका है, तो अब बहन किसी की अपने घर पे जाकर बैठे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस करके मेरी माँ भी अपना टाइम पास कर रही थी जैसे-तैसे। ये सिचुएशन क्यों आई? क्यों आपको लगता है कि जो है आपकी माँ की जो है हत्या कर दी गई है, वो भी आपके भाई द्वारा? पिताजी, मारपीट लड़ाई झगड़ा हर घर में होते हैं, लेकिन इस तरीके से अपने किसी परिवार की सदस्य की जान ले लेना आसान काम तो नहीं है। जब मैं 2012 में घर से अलग हुआ था, उस समय भी उनके साथ में मार-पिटाई होती थी। और मेरा अलग होने का कहीं न कहीं कारण यही भी था कि जब उनके साथ में मार-पिटाई होती थी या उनको गलत कहा जाता था, तो मैं उसका विरोध करता था कि मेरी माँ के साथ में ऐसा ना किया जाए। बट वो कहते हैं ना कि उनको स्कोर करते-करते मैं इस स्टेज पे आ गया कि मेरे को उनसे 2 कदम दूर जाना पड़ गया। तो मैं जब दूर आया, दूर आने के बाद में भी उनके साथ में यही हालात होते थे। मैं घर जाता था तो अगर वो मेरे से बात करती थी तब भी उनके साथ में लड़ाई करते थे कि तू इससे बोलती क्यों है? क्यों इसके साथ में बातचीत करती है? क्यों इसके बच्चों को खिलाती है? क्यों ये करती है? तो परेशान करना उनका मेन मुद्दा यही था कि जो है उसको 24 घंटे डिप्रेशन में रखना पड़ता। क्यों परेशान कर रहे थे? इसके पीछे कारण क्या था? किस वजह कारण से? ये था, कुछ ज़मीन तो हम लोगों ने अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पे मेरी माँ को लेके दी थी। कुछ प्रॉपर्टी मैंने खरीद कर दी थी। और उनके माइंड में ये था कि ये जो प्रॉपर्टी है हमने इसके नाम तो उस टाइम पे करवा दी कि रजिस्ट्री खर्च बचाना है। अब ये हमारे को दे दे, हमारे को नहीं चाहिए देनी इसको। जो प्रॉपर्टी आशीष ने अपनी माँ को लेके दी है, वो भी हमारे को दे दे। मेन उनका मोटिव ये था कि ये सारी संपत्ति जो है, ये हमारे पास में आ जाए, ठीक? हमने इसको नहीं देनी और हमने इसके पास में कोई पैसा नहीं रखने देना। इवन कि खर्च के लिए भी वो मोहताज रहती थी। तो उस क्या लगता है प्रॉपर्टी के कारण ये सारा का सारा मामला? 100% प्रॉपर्टी का मैटर था जिसकी वजह से इन्होंने ये काम किया है। और पीछे इन्होंने 2018-19 के टाइम की बात है लगभग, इन्होंने मेरी माँ के साथ में बहुत ज़्यादा क्रूरता करी, बहुत मार पिटाई करी।
मैंने भी उसका विरोध किया कि नहीं, आपको इस काम नहीं करना चाहिए, बट इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे को ये कहा कि हमारे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फैमिली मैटर है, तू अपने घर रहे। तो मैं मजबूर था वहाँ, मैं कुछ करने लायक नहीं था, क्योंकि मेरे को घर पे आने के लिए इन्होंने मना कर दिया। तो मैं क्या कर सकता था? मेरे मामा से मेरी बात हुई, उनको भी बोला मैंने, उन्होंने भी कहा, उनकी भी उन्होंने एक नहीं सुनी। लास्ट में उसको मार पीट के फोर्सफुली उनकी लगभग 1 एकड़ ज़मीन जो है उन्होंने बेची। और बेच के मुझे नहीं लगता कि वो पैसा मेरी माँ के पास होगा, वो पैसा भी छीन कर खा चुके हैं। उसके बाद में ज़बरदस्ती फोर्स करते थे, ये ज़मीन हमारे नाम पे उतरवा दे, ये कर दे, वो कर दे। मेरी मदर एक ही बात बोलती थी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मेरे जीते जी ये मेरी रहेगी। मेरे मरने के बाद में जिसकी होगी वो उसको मिल जाएगी। मैं अपने जीते जी किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती। और तुमने ज़बरदस्ती मेरे से 1 एकड़ ज़मीन जो बिकवाई है, तुमने बहुत गलत किया। परमात्मा तुम्हारे से इसका बदला ज़रूर लेगा। बट वही बात है, जिसको ज़्यादा जल्दी हो जाए वो इसी के नीच रखते करता है। तो जिस दिन ये वो हादसा हुआ, आपका बताना है कि जिस दिन जो है आपकी माँ की जो है मौत हुई, उस दिन क्या मामला था पूरा और किस तरीके से? उस दिन मैं अपनी दो शॉप पे बैठा था। मेरी गांव बैसी में बस स्टैंड के ऊपर शॉप है। मैं वहाँ बैठा था। मेरे पास में जो पुलिस की 112 की टीम आती है, उससे फ़ोन आया कि आप आशीष बोल रहे हैं? मैं आशीष बोल रहा हूँ। कहते हैं आपकी मदर की ना इस तरीके से डेथ हो गई है और वो उनकी बॉडी पीजीआई रोहतक में पड़ी है, क्या आपको मालूम है? मैं, मेरे को मालूम नहीं है। कहते मेरे पास में आपके मामा रमेश हैं कोई लुधियाना से, उनका कॉल आया है और मेरे को एसएचओ साहब ने जो है आप बताया था, गांव से मैंने आपका नंबर लिया है, तब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं फटाफट घर आया। घर से मैंने मेरी गाड़ी की चाबी उठाई, मेरे गांव के 2-3 लोगों को मैंने साथ में लिया और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ मेरे पिताजी खड़े थे। जो रोहतक बता रहा हूँ, हितेश, वो वहाँ था, संदीप वहाँ पे नहीं था। और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जो है जहर खा ली, ये परेशान रहती थी। तो इसके बाद में जो है ज़्यादा पूछना मेरा इसलिए वो नहीं था कि जब तक किसी चीज़ का मेरे को पूरा पता ना हो, मैं उनसे बात करूं या वहाँ से कोई बहस करूं, तो उसके अंदर मेरी माँ के अंतिम समय में जो उनकी कार्रवाई होनी है उसके अंदर विघन डलता। उसके बाद में पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जब हम लोग गए तो मेरे मामा आए। मेरे मामा जो है रमेश कुमार मदान जी, कृष्ण कुमार मदान जी के बेटे थे कपिल जी, मदान जी, और साथ में राजेंद्र मदान जी, मेरी मासी थी सुदेश सुदेश गिरधर जी। ये सब आए वहाँ पे। और इन्होंने आने के बाद में एसएचओ लाखमायरा को वहाँ मौके पे बुलाया, शिकायत दी कि मेरी हमारी बहन की हत्या हुई है। एसएचओ लाखमायरा ने उस टाइम पे उनको पूरा आश्वासन दिया कि जो मेरे पिताजी के घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं उनकी सारी फुटेज अपने पास रखूंगा, उसको खंगालूंगा, इनकी कॉल डिटेल्स निकालूंगा, फॉरेंसिक टीम से इनका जो है जांच करवाऊंगा। बट एसएचओ लाखमारा जो थे उन्होंने कोई भी जांच नहीं करी। इवन कि जब हत्या का प्रकरण हो जाता है तो उस टाइम एक हेड कांस्टेबल की पावर नहीं रहती, एक एएसआई की पावर रहती है उस टाइम उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की और उस चीज़ का चार्ज लेने की। जबकि एक हेड कांस्टेबल को जो है इस जांच के ऊपर लगाया गया, वो भी साठ गांठ करके मेरे पिताजी और से मिली हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जहर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर पॉइजन आया हुआ है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपके जो है पिताजी और भाइयों ने ऐसा किया? हो सकता है उन्होंने खुद से जहर लिया? पहला नंबर तो सर, मेरे पिताजी खुद खेती नहीं करते। उन्होंने पहले जो है खेती, मुरारी लाल पुत्र कालू राम है, गाँव बैसी के निवासी हैं, वो हमारी ज़मीन ठेके पे बोते थे। उसके बाद सतनाम दास कंबोज हैं गाँव बैसी की, वो भी ठेके पर बोते हैं। जब मेरे पिताजी का खेती का काम ही नहीं है, वो ठेके पे ज़मीन देकर बैठे हुए हैं, पहला नंबर तो सर मेरे घर पे जहर आया तो आया कहाँ से? सेकंड बात ये है, अगर जहर आया, उन्होंने खाया, तो जहर खाने वाला, मेरा खुद का जहर का बिज़नेस है, मेरी खुद की खाद बीज की दुकान है। कई किसान ऐसे होते हैं जो खेत में प्रयोग करते हैं जहर को, और उनको किसी तरीके से उसका प्रभाव हो जाए तो बहुत भयंकर स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा वो कुर्लाते हैं, परेशान होते हैं। और मेरे पिताजी की वर्डिंग ये थी कि तेरी मम्मी टॉयलेट सीट के ऊपर हाथ फैलाकर बैठी हुई थी जब वो सुसाइड डेथ हुई है उनकी, उनकी वर्डिंग है। मेरे हिसाब से सुसाइड नहीं ना होकर हत्या इसलिए है क्योंकि जहर खाने वाला इंसान एक तरीके से शांति से बैठ ही नहीं सकता। दूसरा काम, मैंने उस घर के अंदर जाने के बाद में, दाह संस्कार से पहले मैं जब उस घर के अंदर पहुंचा, पोस्टमार्टम होने के बाद मेरी मदर के पार्थिव शरीर को लेके, तो उस बाथरूम की जो चिटकनी थी, कहीं से कुछ दरवाजे का टूटा हुआ नहीं था। जो आदमी टॉयलेट में उस जाए, समय पे मौके में जो है पुलिस प्रशासन ने आके नहीं देखा मौका? पुलिस जब प्रशासन जब आप लोगों ने कॉल की थी तो वहाँ के पुलिस प्रशासन को हमने पूरी गुहार लगाई, ना कोई फोरेंसिक टीम आई, ना ही एसएचओ मौके पे आए, ना ही कोई सीसीटीवी खंगाला गया, और ना ही कोई कार्रवाई करेगी। राजनीतिक दबाव या किसी और दबाव के चलते पुलिस जो है हत्या को आत्महत्या के अंदर तब्दील कर रही है। इसके लिए मैं एसपी साहब को, गृह मंत्री साहब को,
डीसी साहब को, अन्य आला अधिकारियों को भी मैं इस बारे में सूचित कर चुका हूँ, मैं गुहार लगा चुका हूँ। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजनीतिक दबाव के चलते मेरी माता की हत्या के हत्यारों को जो है सजा ना मिलकर मेरी माँ के साथ में नाइंसाफी हो रही है। तो मैंने आप लोगों का माध्यम चुना है कि किसी न किसी तरीके से मेरी माँ को इंसाफ मिल पाए। तो लगभग 2-3 महीने अब हो गए हैं, क्या आपके पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत है जो इस तरीके से आप जो है पूरे परिवार के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हो इतना बड़ा? हाँ, मेरे पास पुख्ता सबूत है और कुछ सबूत मैंने डीएसपी साहब को दिए थे, डीएसपी मेम संदीप जी को दिए थे। उन्होंने भी जांच को है एसएचओ लाखमारा के पास में ट्रांसफ़र किया था, बट अभी वो जांच जो है वो विचाराधीन है, अभी पूरा उसको क्लियर नहीं किया। मेरे पास और भी काफ़ी सारे सबूत हैं जिसके अंदर मेरी माँ की जो बाजू तोड़ी उसके भी मेरे पास एविडेंस है। ऐसा कभी लगा नहीं आपको, हाँ, जिस तरीके से जो बिहेवियर, जो बार-बार जो इस तरीके से मारपीट हो रही थी आपके माताजी के साथ, कभी कि उसको यहाँ से निकालना चाहिए इस दलदल से, कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं किया आपने? मैंने कई बार प्रयास किया कि मेरी माँ को मैं इस दलदल से निकालूं, पर वो भी कहीं ना कहीं मजबूर थी। सामाजिक बंधनों में बंद कर वो चाहती थी कि मैं, मेरे पिताजी जो हैं उनके साथ में ठीक बिहेव करें, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लज्जा भी थी कि मैं अपने पति को छोड़ के अपने बेटे के साथ जाऊंगी तो समाज मेरे को किस नज़र से देखेगा। तो उनको निकालने के लिए कई बार मैंने पिताजी को भी समझाया कि आप ऐसा काम मत करो, आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ में ऐसा करेंगे तो समाज आपको क्या कहेगा। पर उनको कोई परवाह नहीं थी इस बात की। मेरे मामा भी आते थे, उनको वो भी समझाते थे। इस बारे में मेरे मामा के साथ उनके कई बार विवाद भी हुआ कि उनकी बहन के साथ आप मार पिटाई करते हो, ये करते हो। इवन कि मैंने भी कई बार समझाया तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की होना, घर से निकाल देना, गाली गलौज करना उनके लिए कोई नॉर्मल बात थी। वो नहीं समझते इस बात को कि हाँ मैं अपने बेटे के साथ क्या कर रहा हूँ। यहाँ तक कि 2021 के अंदर मैं अपनी दुकान पर था, संदीप और भीमसेन जो कि मेरे पिताजी हैं, दोनों ने आके मेरे ऊपर जो है मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। मेरे को चोटें आई, मेरा हाथ टूट गया जिसका मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में मैंने इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया थाना लाखामारा के अंदर, और जो कि अभी फिलहाल जो है महम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, वो अभी चल रहा है। और उसके बाद मेरी एक पाबंदी होगी कि मैं अगर उस घर में जाता हूँ जहाँ मेरी माँ रहती है तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई झूठी कंप्लेन या झूठा मुकदमा और कोई दर्ज करा दे, तो वहाँ मुझे भी डर था। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, कहीं न कहीं मेरे को सुनने में आया था, जिस समय पे ये वारदात हुई उसके बाद जो है पोस्टमार्टम चल रहा है, जब जो है आपके मामा जी, उन्होंने जो है आपका भी नाम दिया हुआ है कि आप भी इन सब में शामिल थे, आप लोगों ने सब ने मिलके जो ये मर्डर किया है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप को बचाने के लिए जो है आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों पे आरोप लगा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने मेरा नाम ज़रूर दिया था, मैं मानता हूँ इस बात का, क्योंकि जब किसी की बहन या किसी की बेटी की इस तरीके से हत्या हो जाए, तो आवेश बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। कई बार गुस्से में आकर आदमी जो है, कई बंदों का नाम ऐसे भी लिखवा जाता है कि जो उस चीज़ के अंदर नहीं होते हैं। उन्होंने मेरा नाम लिखवाया था। उसके बाद में जब मेरी माता का दाह संस्कार हुआ, उसके बाद में वो गाँव में रुके काफ़ी टाइम समय के लिए। हालाँकि वो मेरे पिताजी के घर पे नहीं आए, वो दाह संस्कार के बाद में वापस लौट गए यहाँ से, और वो गाँव में रुके। गाँव में उनके और भी जानने वाले थे, उनके पास में रुके। तो गाँव समाज ने जिस तरीके से उनको बताया कि नहीं, आशीष अलग रहता था। आशीष की मजबूरियाँ थी कि आशीष उस घर में नहीं जा सकता था। उसने प्रयास भी किए, उन्होंने सब कुछ देखी। उसके बाद में उन्होंने जो है थाना लाखामारा के जो आईओ थे जिनके पास में ये कंप्लेन थी, उनको लिखित के अंदर बयान दिया है कि उस शिकायत के अंदर जो आशीष चाबा पुत्र भीमसेन का नाम लिखवाया गया वो गलत है, उसको निकाला जाए। ठीक, मेरा कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं मेरे माता के मायका पक्ष के साथ में मिलके कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मैं सेफ हूं। मुझे सेफ होने और ना सेफ होने से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही मतलब है कि मेरी माँ की हत्या करी गई है और उन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जो है प्रॉपर्टी के लालच में अब ये सब कुछ इस तरीके से अपने परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हो? बिल्कुल, आपकी बात को मैं बताना चाहूँगा कि ना तो मुझे संपत्ति का लालच है। अगर मुझे मेरी संपत्ति का लालच होता तो मैं ज़मीन खरीद कर अपने नाम करता। मैंने ज़मीन खरीद कर अपनी माँ के नाम करवाई क्योंकि मेरे को मेरी माँ से प्रेम था। और जब माँ के साथ एक पुत्र का प्रेम होना स्वाभाविक बात है। उसने 9 महीने अपने गर्भ में भी मुझे रखा, मुझे मेरा पालन-पोषण भी किया, सब कुछ किया। पर बात वहाँ आती है ना जब उसके साथ में इतने ज़्यादा अत्याचार किए गए और मैं भी पाबंद था। मेरी मजबूरी थी कि मैं उस घर में नहीं जा सकता था, ना तो आज ये दिन नहीं आता, मेरी माँ आज मेरे साथ में रहती। सिर्फ़ संपत्ति के लिए किसी की हत्या करना, इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं होता जो मेरे पिताजी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे भाई की पत्नी ने मिलकर ये काम किया है। किसी से बात कर लें आपकी से? नमस्कार जी। जो सारा सुन ही रहे हो जिस तरीके से जो अभी मैंने बात की थी
कितनी सच्चाई है, क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसा हुआ कहीं, या फिर आप लोगों की भी मिली वक्त कोई प्रॉपर्टी को लेकर, तो ऐसा नहीं कि अपने ही परिवार को फंसाने जा रहे हो, क्योंकि एक सदस्य ऑलरेडी चला गया है, दूसरे परिवार के अपने ही लोगों पे इतने गंभीर आरोप लगाना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। नहीं नहीं, ये ऐसी हमारी प्रॉपर्टी की कोई मंशा नहीं है और ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। संदीप और उसकी पत्नी ने मिलके मारा है और पापा बिल्कुल पास खड़े थे। जहाँ तक हमारे को सुनने में आया, जिसने सीसीटीवी कैमरा देखा है उसने हमारे को थोड़ा सा बताया है कि पापा पास खड़े थे और सन्नी की पत्नी ने मारा है। सीसी कैमरा कहाँ देखा है? उनके घर लगा हुआ है। जी। मम्मी जहाँ रहते थे, मम्मी और के घर सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन वो हमारे को नहीं दिखा रहे। जैसे ही हम दाह संस्कार करके आए, संदीप ने उसकी हार्ड डिस्क निकाल के छिपा दी। सच्चाई है वाकई में? बिल्कुल 100% सच्चाई है और हमें प्रॉपर्टी की कोई मंशा नहीं है। बेशक किसी को, बेशक अनाथ आश्रम में दे दे, हमें बिल्कुल 1% भी कोई मंशा नहीं है प्रॉपर्टी की। चाहते हो कि हाँ जो हुआ गलत हुआ और उसका इंसाफ मिले? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। आशीष जी, पूरा का पूरा मामला आप लोगों के सामने है, जो भी होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी जब वारदात हो है तो कार्रवाई ना करे, जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी अभी तक जो आपकी सुनवाई नहीं हुई, पुलिस प्रशासन भी आपको, अधिकारी भी आपको देख रहे हैं, एसपी महोदय भी देख रहे हो, क्या कुछ आप चाहते हो आप? मैं एसपी साहब से दोबारा हाथ जोड़ के गुहार करता हूँ कि मेरी माँ को इंसाफ दिलवाया जाए। मेरी माँ के जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि एक होता है कि हाँ आशंका है मुझे कि मेरी माँ की हत्या हुई है, ये आशंका नहीं है, ये 100% श्योरिटी है कि मेरी माँ की हत्या करी गई है। मेरे पास बहुत सारे सबूत है इस चीज़ के, और प्रशासन को मैं देना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन मेरे से गलत नहीं। मैं एसपी साहब से मिला, बहुत बढ़िया रवैया था उनका। डीएसपी साहब के यहाँ पे मैं 2-3 बार गया, बस उनसे मुलाकात नहीं हो पाई किसी कारणवश। बट मैंने जब इस कार्रवाई के लिए मैं थाने में गया तो एसएचओ शर्मा जी थे, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। इवन की आईओ आशा जी ने मेरे को धमकी तक दी, मेरी दुकान के सामने आकर बुलाकर, कि मैं तेरे ऊपर झूठी कार्रवाई करा दूंगी, तेरे को अंदर करवा दूंगी, तेरे को ये करवा दूंगी। उसकी सीसीटीवी फुटेज तक मेरे पास अवेलेबल है। हाँ, जो आईओ आशा मेरी दुकान के बाहर आकर मुझे धमकी देकर गई कि मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगी, तेरे को अंदर करवा दूंगी। चुप, ये सब बातें उसमें बोलती हुई सुनाई दे रही है? देखो सीसीटीवी के साथ में माइक नहीं था, वो एक्टिवा पर आई। पहले तो प्रशासन को उससे पूछना चाहिए कि मेरे पास किस लिए आए थे। अगर मैं एक व्यक्ति की शिकायत कर रहा हूँ, उनके आला अधिकारी को कर रहा हूँ, एक कर्मचारी की, उसके आला अधिकारी को शिकायत होने के बाद वो मेरे पास में क्यों आ रहे हैं? उनको अगर सफाई देनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी, तो आला अधिकारी मेरे को बुलाएं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। उनके सामने मेरे से बात करते, उनसे मेरी बात भी रखी जाती, उनकी बात भी रखी जाती। मेरे पास आने का कारण क्या था? मेरे पास आने का कारण सिर्फ यही था कि मेरे को डरा धमका के मेरी शिकायत को मैं वापस लूँ और दुबक कर घर बैठ जाऊँ। उनकी मंशा सिर्फ यही थी और इससे ऊपर उनकी कोई मंशा नहीं थी। दोस्तों, वीडियो आपने पूरी की पूरी देख ली है, वीडियो आपने पूरी की पूरी देख ली है। बड़े गंभीर आरोप जो है एक भाई अपने दूसरे भाई पे और पिताजी पे लगा रहा है कि अपनी ही माताजी का जो है दूसरे भाई ने और इनके पिताजी ने मिलके जो है उसकी हत्या कर दी गई है। कमेंट में अपनी राय जरूर दे कि आपको क्या लगता है। और दूसरा पक्ष जो इनके भाई और पिताजी है, अगर वो भी कैमरे के सामने आके अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आरोप जो लगाए गए हैं सारे के सारे जो है आशीष के द्वारा लगाए गए आरोप है, किसी भी बात की जो है हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही इस मामले में कोई भी अपडेट मिलती है आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे।